हाँ जी बेटा, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंडल ने अपना वर्क कब पब्लिश किया एंड कब तक वो फिर पब्लिश होने के बाद अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। और जब लोगों को पता चला, मतलब बायोलॉजिस्ट जो उस टाइम के थे, जब पता चला तो फिर भी उस मेंडल के वर्क को एप्रिसिएशन नहीं मिला, क्योंकि कुछ लिमिटेशन थी जो मेंडल ने अपने वर्क के दौरान कुछ कमी रह गई थी। वो चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश किया था 1865 में एंड 1900 तक, यानी कि 34 ईयर्स तक मेंडल के वर्क को मतलब रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, मतलब वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। क्या कारण थे उस टाइम पर? क्योंकि उस टाइम पर जो कम्युनिकेशन था इट वाज नॉट सो इजी। ओके, सो हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश्ड। पूरे सब जगह पर वो पब्लिश नहीं हो पाया क्योंकि उस टाइम पर कम्युनिकेशन बहुत आसान नहीं था। सेकेंड, हिज कंसेप्ट ऑफ जीन्स, जो मेंडल ने फैक्टर वर्ड यूज़ किया था, आज हम जीन्स के नाम से जानते हैं। जो जीन्स का कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने बताया था जीन आर स्टेबल अनब्लेंडेड एंड डिस्क्रीट यूनिट। तो ये जो मेंडल ने बताया था इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द बायोलॉजिस्ट। और क्यों? क्योंकि हमने अनब्लेंडेड का इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पढ़ा कि जो करेक्टर्स हैं वो ब्लेंड हो सकते हैं। जीन्स मेंडल ने बताया था स्टेबल है, बट हमें पता है हमारी जो सराउंडिंग है इट इज़ नॉट स्टेबल, वो उसमें वेरिएशन आती रहती है, तो ऑब्वियस जीन में भी वेरिएशन आ सकती है। और डिस्क्रीट यूनिट, जो एलील्स के बारे में उन्होंने बताया था, एक जीन के 2 एलील्स होते हैं, तो हमने मल्टीपल एलील्स भी पढ़ा है। तो इस तरह से जो इन्होंने मेंडल ने कंसेप्ट दिए थे वो बाद में किसी वजह से जो साइंटिस्ट थे उनको थोड़े एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आई। थर्ड जो था, ही यूज्ड मैथमेटिक्स। जैसे मैंने आपको बताया था इनके जो सब्जेक्ट्स थे स्टार्टिंग में उनका इम्पैक्ट इन मेंडल के एक्सपेरिमेंट पर भी पड़ा। तो उन्होंने यहाँ पर मैथमेटिक्स फार्मूलाज यूज़ करे जो कि उस टाइम के बायोलॉजिस्ट के लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा आसान नहीं था। ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ, उन्होंने कोई प्रूफ भी नहीं दिया कि जो जीन्स होते हैं वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं और किस चीज़ के बने हुए होते हैं, व्हाट दे आर मेड अप ऑफ। ही फेल टू गेट सिमिलर रिजल्ट ऑन हॉकवीड एक्सपेरिमेंट। जब हॉकवीड यानी एक वीड है ये, हॉकवीड पर परफॉर्म करने के लिए बोला गया, देन मेंडल ही वॉज हिमसेल्फ नॉट श्योर ऑफ हिज फाइंडिंग, क्योंकि जो रिजल्ट था वो अलग था। जो गार्डन पी पे हुआ था, गार्डन पी से उन्हें जो रिजल्ट मिले थे वो अलग थे एंड हॉकवीड पर उसको उन्हें अलग मिले। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो मेंडल था, मेंडल के वर्क को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया गया था बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशंस। मेंडल ने जो वर्क किया था उसके बाद मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था 3 साइंटिस्ट थे हमारे पास। इन 1900 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड द मेंडल एक्सपेरिमेंट, मेंडल प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। कौन से थे वो 3 साइंटिस्ट? ह्यूगो डी वरीज, कार्ल कॉरेंस एंड द वॉन स्केमार्क। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग से मेंडल के वर्क को दोबारा से रीडिस्कवर किया। काफ़ी एडवांसमेंट आ चुकी थी साइंटिफिक फील्ड में, जैसे माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो चुके थे। तो साइंटिस्ट ने देखा ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न, सेल डिवाइड करने से पहले जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर उन्होंने स्टेनिंग के थ्रू ऑब्जर्व किया। स्टेनिंग यानी कि कलर डाल करके देखा कि जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर सेल डिवीज़न से पहले न्यूक्लियस के अंदर डबल हो रहा है, देन वो सेपरेट हो रहा है। ओके, आप याद करना +1 क्लास में माइटोसिस मियोसिस जब मैंने आपको कराया था तब मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि G1 S और G2 फेज़ होते हैं जो इंटरफेज़ में। S फेज़ के दौरान जो DNA है वो रेप्लिकेट करता है। तो यहाँ पर मैं उसी की ही बात कर रही हूँ कि न्यूक्लियस के अंदर कोई स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर सेल डिवीज़न से पहले डबल होगा, देन वो सेपरेट होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। इन 1902 मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस वाज ऑब्जर्व। तो जो स्ट्रक्चर है वो पता लगाएगा कि ये क्या है, क्रोमोसोम है। तो माइटोसिस मियोसिस में आपने देखा है कि कैसे क्रोमोसोम मूव करते हैं। प्रोफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स
यहाँ वहाँ स्कैटर्ड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। जब वो मेटाफेज में आते हैं तो वो एक प्लेट पर आ जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। देन एनाफेज आता है, फिर वो क्रोमोसोम मूव कर जाते हैं पॉल की तरफ। देन टीलोफेज आता है, कैसे वो फिर सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो ये मूवमेंट के बारे में वो बता रहे हैं। ये मूवमेंट उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर सारी ऑब्जर्व की थी कि सेल डिवीज़न से पहले कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, यानी कि जो क्रोमोसोम है वो कैसे डबल हो रहा है और फिर कैसे सेपरेट हो रहा है और वो कैसे आगे प्रोजेनीज में जा रहा है। तो 1902 में मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस वाज ऑब्जर्व। देन उसके बाद साइंटिस्ट थे, बेसिक जो मेन साइंटिस्ट है जिन्होंने क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बताया था और ये सारी मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम को अच्छे से ऑब्जर्व किया था, वो साइंटिस्ट थे स्टर्न एंड बोवेरी। इन साइंटिस्ट के नाम से भी इस थ्योरी को जाना जाता है, स्टर्न एंड बोवेरी थ्योरी। तो बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। इन्होंने ये भी बताया कि जो क्रोमोसोम्स और जीन्स का बिहेवियर है वो पैरेलल है। कैसे? जैसे क्रोमोसोम्स एंड जीन्स ये एज इट इज़ आगे जनरेशन में पास हो जाते हैं विदाउट एनी चेंज। दूसरा कि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स भी पेयर में होते हैं और जो जीन्स होते हैं वो उनकी जो एलिलिक फॉर्म होती है वो भी पेयर में होती है। ठीक है। और मियोसिस के दौरान, माइटोसिस के दौरान आपने देखा है क्रोमोसोम्स सेपरेट आउट हो जाते हैं और ऐसे ही जीन्स जो होते हैं वो भी सेपरेट आउट हो जाते हैं। जीन्स के अंदर जो एलील होते हैं, एक एलील मैटरनल पेरेंट से और एक एलील पैटर्नल पेरेंट से हमें मिलता है। जीन्स एंड क्रोमोसोम्स दोनों ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करते हैं और दोनों ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी फॉलो करते हैं। जीन्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को तभी फॉलो करेंगे जब वो दोनों जीन्स दो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे होंगे। इसके बारे में मैंने आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताते हुए बताया था कि ये कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है। अगर वो जीन या तो काफ़ी दूरी पर हो या दो अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो तभी वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा क्रोमोसोम एंड जीन्स वाज पैरेलल टू द बिहेवियर, दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल बिहेवियर शो करते हैं।